अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो है वो मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपने कभी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने इसके ऊपर वर्किंग की है अपनी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो F2A कैटेगरी के हवाले से है। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह हैं कि F2A क्या है, इसको जो है वो इसकी सिमिलर कैटेगरीज़ क्या हैं और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा F2A के बैकलॉग्स की अपडेट क्या है और अंदाज़न इंटरव्यू कब आएगा। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि F2A क्या है। F2A बेसिकली ग्रीन कार्ड होल्डर्स की स्पाउस और 21 साल से कम उम्र बच्चों की कैटेगरी कहलाती है। अब इसमें जो है वो इमिग्रेंट वीज़ा सिंबल्स कोड के मुताबिक F21 स्पाउस के लिए और F22 21 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ ये देखिए, आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये इसके सिंबल्स हैं। इस सिंबल्स में आप देखिए कि F21 जो है वो स्पाउस ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है और F22 जो है चाइल्ड ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है। तो ये हो गए वीज़ा सिंबल्स, और वीज़ा सिंबल्स के मुताबिक इसको इस तरह से कंसिडर किया जाता है। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आप अपनी स्पाउस या बच्चे के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो ये F2A कैटेगरी कहलाएगी। और इस कैटेगरी में सालाना जो है वो एनुअल लिमिट 6151 की होती है, जो कि ये आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये इसकी लिमिट है एनुअल। ये हर कंट्री की एनुअल लिमिट होती है, जो कि अभी फिस्कल ईयर में भी यही अप्लाई हो रही है। और मतलब हर मुल्क को इस कैटेगरी में 6151 वीज़ास मिलते हैं। इस वक्त जून 2021 के वीज़ा बुलेटिन के मुताबिक F2A की फ़ाइनल एक्शन डेट, मतलब इंटरव्यू चार्ट जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इंटरव्यू चार्ट इस वक्त करंट है, और इसकी फ़ाइलिंग डेट जो है वो 1 जून 2021 की डेट है। मतलब टोटल सिर्फ 20 डेज़ का फ़र्क है। जब किसी कैटेगरी में जो है वो डेट करंट होती है तो इसका मतलब होता है कि इस कैटेगरी में जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए उसको करंट किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में अप्लाई करें और इसकी फुल एनुअल लिमिट को इस्तेमाल किया जा सके। अब F2A की सिमिलर कैटेगरीज़ की बात करते हैं। तो इसकी सिमिलर कैटेगरीज़ जो हैं वो FX1 यहाँ पर स्पाउस ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट मतलब ग्रीन कार्ड होल्डर, और FX2 ग्रीन कार्ड होल्डर के 21 साल से कम उम्र बच्चों के लिए होती है। इसका आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें इसको वीज़ा सिंबल्स में, तो वीज़ा सिंबल्स में ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है FX1 जो है वो स्पाउस ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है, और ये FX1 और FX2 जो होता है वो पर कंट्री लिमिट से पर कंट्री कैप जो होता है उससे एग्जेम्प्ट होता है। इस पर कोई भी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती। जब किसी मुल्क में जो है वो F2A की एनुअल लिमिट पूरी हो जाती है तो फिर वहाँ इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 202A4A1 एंड 2 के तहत एक्सेप्शन बेसिस पर FX1 और FX2 के वीज़े दिए जाते हैं। F21, F22 या FX1 और FX2 दोनों सूरतों में 10 साल का ग्रीन कार्ड मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी एक्सेप्शन का प्रूफ जो है इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में कहाँ पर है। ये देखिए, इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट है इसका ये सेक्शन 202 है, और उसका जो है सेक्शन 202A 4A1 एंड 2, ये इसकी इन जनरल यहाँ पर ये एक्सेप्शन दी हुई है।
यहाँ पर बाकायदा बताया गया है कि एज डिफाइन इन क्लॉज 2 shall be issued without regarding the numerical limitations under paragraph 2। ये 2A का फ्लोर डिफाइंड किया गया है इसके अंदर इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में। तो इसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो FX1 और FX2 कैटेगरी में वीज़ास इशू किए जाते हैं। अब आते हैं कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो है वही जो NVC का जो एक 12 स्टेप्स का प्रोसेस होता है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस, उसके मुताबिक किया जाता है। और ये I-130 की पटिशन सबमिट करने के बाद होता है और इसमें तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म I-130 और इसके अलावा $535 की फ़ीस होती है। इससे ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं होती। आप ये देते हैं, जब आपकी पटिशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है फॉर फैमिली प्रेफरेंस वीज़ा, जो कि $325 होती है। तो टोटल जो है वो तकरीबन $860 बनती है इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर, I-130 के ऊपर। उसके बाद ये 12 स्टेप्स में आपको जैसे कि यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा कि ये 12 स्टेप्स किस तरह से होते हैं। I-130 आप सबमिट करते हैं, उसके बाद NVC की प्रोसेसिंग आ जाती है, आपका केस NVC में चला जाता है। वहाँ पर आप मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, फ़ीस पे करते हैं, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देते हैं। फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपनी DS-260 को फिल आउट करते हैं, सिविल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। उसके बाद जितने भी सिविल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं। और उसके बाद NVC अपने प्रोसेसिंग टाइम्स के हिसाब से आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड की ईमेल भेज देता है और उसके बाद जो है आप अपने इंटरव्यू की लाइन में लग जाते हैं। और फिर जब आपकी ऑलरेडी ही प्रायोरिटी डेट करंट चल रही है, तो जब आपकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट का टाइम आता है तो फिर आपको आपकी डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से आपका इंटरव्यू लेटर भेज दिया जाता है। और फिर आप जो है इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आपके वीज़ा का अप्रूवल या जो भी मामला होता है वो आगे आपको बता दिया जाता है। इसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई परमानेंट रेजिडेंट पटिशन फाइल करता है तो उसके लिए 18 साल का होना लाजमी है और ये लाजमी है कि वो USA का रिहायशी हो वहाँ पर और लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट उसका स्टेटस होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ अगर हम आते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में सिविल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है वो पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज, बर्थ सर्टिफिकेट नादरा का, और इसके अलावा अगर आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है जो कि हाथ के बने हुए होते थे बर्थ सर्टिफिकेट्स, वो भी साथ में हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड, मैरिज सर्टिफिकेट, उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक मतलब ट्रू ट्रांसलेशन, और नादरा का निकाहनामा F21 के लिए। और इसी तरह पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चे जाए कि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं होती और उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आप सबमिट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें जो है आपके एप्लीकेंट के लिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। अटेस्टेशन की वैसे नीड नहीं होती, लेकिन बेहतर है कि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लें। और अगर कोई उर्दू में है तो उसकी ट्रू इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लीजिए। इसके अलावा आपकी चैट हिस्ट्री, जो भी स्पाउस वीज़ा है तो चैट हिस्ट्री के स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। कॉल लॉग्स हो गए, इसके स्क्रीनशॉट्स आप अपलोड कर सकते हैं। वीडियो चैट्स के स्क्रीनशॉट्स हो गए, ये भी अपलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स हैं, शादी की तस्वीर हो गई, कहीं पे गेट टुगेदर हुआ, आप साथ हैं एक साथ, जो भी तस्वीर हैं, कोई पिकनिक पार्टी, कोई फैमिली के साथ तस्वीर, या आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके केस को जो है बहुत मजबूत करते हैं। अब आते हैं स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स की जानिब। तो स्पॉन्सर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें फॉर्म I-864 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट PDF फॉर्मेट में, IRS के जो है टैक्स ट्रांसक्रिप्ट्स तकरीबन लास्ट 3 ईयर्स के। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्पॉन्सर के, उसमें प्रूफ ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट W2 या 1099, पे स्टब्स, प्रूफ ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट मतलब उसका ग्रीन कार्ड, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल मतलब उसका वहाँ की रिहाइश का डोमिसाइल जो है वो इस तरह से होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस या हाउस लीज या बैंक अकाउंट USA में उससे साबित होगा कि इस शख्स की रिहाइश वहाँ पे अभी भी है।
उसके बाद इन केस ऑफ जॉइंट स्पॉन्सर तो फॉर्म I-864 होगा, IRS के टैक्स ट्रांसक्रिप्ट होंगे, सबसे मोस्ट रिसेंट प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट W2 और 1099 वगैरह, पे स्टब्स, प्रूफ ऑफ डोमिसाइल वही ड्राइविंग लाइसेंस, हाउस लीज, बैंक अकाउंट इन US और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप उसका पासपोर्ट का बायोग्राफिक पेज होगा। अब इसके बाद आते हैं कि मतलब इस सूरत में ये है कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देते हैं और NVC चेक करने के बाद अपने NVC प्रोसेसिंग टाइम्स के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड कर देता है और फिर आप इंटरव्यू की लाइन में लग जाते हैं। यहाँ पे आके आपके तकरीबन 8-10 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं, तो तकरीबन 9 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर परमानेंट रेजिडेंट जो है जो भी आपका स्पॉन्सर है वो अगर उसका जो है वो नेचुरलाइजेशन हो जाती है और वो सिटीज़न बन जाता है तो इस सूरत में क्या होगा। तो इस सूरत में जो है आपका केस जो है एक तो बहुत फास्ट मूव होगा, जल्दी जल्दी उसका प्रोसेस होगा, क्योंकि आपका जो F21 की कैटेगरी है स्पाउस की, वो फॉरेन फैमिली कैटेगरी से चेंज होकर जो है वो IR1 इमीडिएट रिलेटिव्स की कैटेगरी में चेंज हो जाएगा और स्पाउस ऑफ US सिटीज़न हो जाएगा। तो उसके ऊपर एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती और फॉरेन डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड होने के बाद आपकी DQ डेट के हिसाब से आपका इंटरव्यू आएगा। इसी तरह F22 जो चाइल्ड ऑफ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट है वो चेंज होकर जो है वो IR2 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका भी इसी तरह होगा कि वो इमीडिएट रिलेटिव हो जाएगा और उनका इंटरव्यू बहुत जल्दी आएगा क्योंकि उनके ऊपर कोई भी एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस अप्लाई नहीं होती। इसके बाद अब आते हैं हम बैकलॉग्स की रिपोर्ट की तरफ। तो अगर बैकलॉग्स की रिपोर्ट को हम देखें तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर में। अगर आप देखें 2019 में अगर आप देखें तो F2A कैटेगरी को ऑलमोस्ट जो है वो मई 2019 तक वीज़ाज़ इशू हुए हैं, उसके बाद वीज़ाज़ नहीं इशू हुए, जबकि FX1 और FX2 को ऑल द वे सितंबर 2019 तक वीज़ाज़ इशू हुए हैं। उसके बाद अगर हम फिस्कल ईयर 2020 में देखें तो फिस्कल ईयर 2020 में FX1 और FX2 को मार्च 2020 तक वीज़ाज़ इशू हुए हैं, जबकि F2A को देखिए F2A को ऑलमोस्ट जून 2019 के बाद से कोई भी वीज़ा इशू नहीं हुआ। उसके बाद लॉकडाउन आ गया था, प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था काम, एम्बेसीज बंद हो गई थी और फिर ऑल द वे जो है वो FX1 को फिर आके जनवरी 2021 में कुछ वीज़े इशू हुए हैं, जबकि F2A को नहीं हुए बिल्कुल अभी तक। टिल अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेंट जो मंथली वीज़ा इशूएंस स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक अभी अप्रैल 2021 तक किसी भी F2A कैटेगरी को कोई वीज़ा नहीं दिया गया और इसके अलावा FX1 और FX2 वीज़ा कैटेगरीज़ में भी बहुत कम वीज़े दिए गए हैं। और वैसे भी F2A कैटेगरी जो है वो इमिग्रेंट वीज़ा प्रायोरिटाइजेशन के मुताबिक जो है अगर आप देखें तो इमिग्रेंट वीज़ा प्रायोरिटाइजेशन के मुताबिक टियर 3 में आता है, जो कि फैमिली प्रेफरेंस इमिग्रेंट वीज़ाज़ एंड स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ाज़ फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज़ ऑफ द US गवर्नमेंट है। तो ये थर्ड प्रेफरेंस में आता है और गाइडलाइन के मुताबिक टियर 3 में आता है। तो अभी तक ज़्यादातर एम्बेसीज जो हैं वो टियर 1 और टियर 2 पर काम कर रही हैं और थोड़ा बहुत टियर 3 के वो लोग जिनके इंटरव्यूज़ कैंसिल हुए थे मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से एम्बेसीज बंद हो जाने के बायस, उनको इंटरव्यू लेटर्स भेज रही हैं एम्बेसीज और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के केसेस पर काम हो रहा है ताकि बैकलॉग जल्द अज जल्द ख़त्म हो पाए। अब आते हैं ज़ुबान आम पर मौजूद और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मेरा इंटरव्यू कब आएगा। भाई वैसे तो इंटरव्यू की जो है हतमी तारीख तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अभी हाल ही में एम्बेसी ने कुछ कैंसिल इंटरव्यूज़ जो कि मार्च में कैंसिल हो गए थे उनको जो है वो कुछ इंटरव्यू लेटर्स वगैरह भेजे हैं और उनके कुछ इंटरव्यूज़ हुए भी हैं और उसमें से काफ़ी लोगों को वीज़ाज़ भी इशू हुए हैं। और मेरे एक दोस्त हैं उनको F22 में वीज़ा इशू होने ही वाला है, अब उसका केस जो है रिफ्यूज़ से AP में आ गया है
उसका भी जो है वो इंटरव्यू कैंसिल हो गया था मार्च 2020 में, और अब उसको चंद रोज़ कबल जो है वो इंटरव्यू की ईमेल आई थी और वो अपना इंटरव्यू देने गया था मेडिकल के बाद। ये आप देख सकते हैं कि इसके केस का स्टेटस लास्ट जो अपडेट हुआ है वो 18 जून 2021 को हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में आ गया है रिफ्यूज़ से। और इससे कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा था जो इसने फ़ौरन ही अपलोड कर दिया था, और इसकी कुछ प्रायोरिटी डेट जो है वो F2A प्रायोरिटी डेट अप्रैल 2017 है, DQ जो है वो 5 नवंबर 2019 है। फर्स्ट इंटरव्यू जो है वो 26 मार्च को था, वो पेंडेमिक की वजह से कैंसिल हो गया, और उसके बाद रीस्केड्यूल 10 जून को हुआ, और स्टेटस जो है रिफ्यूज टिल 18 जून, नाउ शोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। तो होपफुली कि 1 से 2 रोज़ में, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक उनका वीज़ा जो है वो इशू हो जाएगा। तो मौजूदा ट्रेंड को देखकर लगता है कि शायद जुलाई या अगस्त में फैमिली कैटेगरीज़ के मज़ीद नए इंटरव्यूज़ आएंगे, लेकिन ये कोई हतमी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सी एम्बेसीज कोविड के बायस लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रही हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर अपने काम की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। आपके हक़ में नेक तमन्नाओं और पुरखुलूस दुआओं के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।